हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग रोटेशन में आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने टॉर्क को इंट्रोड्यूस कर दिया था और आज हम लोग एंगुलर मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसी में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा खिल करके बाहर आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस करते हैं एंगुलर मोमेंटम को। ठीक है, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम का नाम तो पहले से ही सुना था। मोमेंटम क्या होता है? बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये बेसिकली बताता है एक तरह से कि कोई भी कि एक m मास का ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से चल रहा है। तो बेसिकली हम देखते हैं क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है, उसका बेसिकली हम इम्पैक्ट देखते हैं कि क्या है। दैट इज काइंड ऑफ मोमेंटम। उसी तरह से रोटेशन में अगर बात करी जाए तो वही इफेक्ट बन जाता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, उसी तरह का इम्पैक्ट जो है वो रोटेशन में बन जाता है एंगुलर मोमेंटम। मतलब क्या, मोमेंटम को आप घुमा दो, एंगुलर मोमेंटम हो गया। मोमेंटम को घुमाने से मतलब क्या है? इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। पी क्या है? मोमेंटम। आर क्या है? रेडियस वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट विच इज रोटेटिंग, है ना। मान लो इस तरह से है, ये ओरिजिन है और ये पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ रोटेट कर रहा है या कोई भी बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे कि ये अगर आर है, ये पी है, तो हम क्या लिखेंगे? आर क्रॉस पी इज द एंगुलर मोमेंटम, इज द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये बात समझ आती है। पी को क्या लिख सकते हैं? पी को क्या लिख सकते हैं? एम वी। तो क्या आ जाएगा? एम बाहर निकाल लो, अंदर बच जाएगा आर क्रॉस वी। आर क्रॉस वी। अच्छा, ओके। थोड़ा सा अगर इसमें अपन आइडिया लगाएं, मान लो जैसे यहीं पे बात करें, कि ये ओरिजिन था, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इस तरह से मूव कर रहा है, ये इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, और ये रेडियस वेक्टर, ठीक है, किसी भी एक रैंडम डायरेक्शन में वेलोसिटी ले ली। अच्छा, ओके। इस वेलोसिटी की जरा कंपोनेंट करो। इस वेलोसिटी का अगर आप कंपोनेंट करोगे तो इस तरफ एक पैरेलल कंपोनेंट आएगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा। ये क्या है? v परपेंडिकुलर, और ये क्या है? v पैरेलल। ठीक है, v पैरेलल एंड v परपेंडिकुलर। ओके, बहुत ध्यान से देखो। तो एंगुलर मोमेंटम के केस में या जब भी क्रॉस प्रोडक्ट के केस में वास्तविकता में कौन सा वाला कंपोनेंट जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? क्या पैरेलल वाला आर क्रॉस वी आएगा? नहीं, क्योंकि ये आर क्रॉस वी करोगे, आर पैरेलल क्रॉस वी करोगे, सॉरी आर इंटू वी पैरेलल करोगे तो आपका जीरो बन जाएगा। लेकिन पार्टिसिपेट कौन सा करेगा? ये वाला कंपोनेंट। यानी इसकी जगह पर हम अगर पर्टिकुलरली मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो यहां पर जो होगा वो v परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? v परपेंडिकुलर। तो क्या आ जाएगा? m r इंटू वी परपेंडिकुलर, एम आर इंटू वी परपेंडिकुलर। अच्छा, ओके, ये बात समझ आती है अपने को, कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया, ठीक। मान लो थोड़ा सा बॉडी की बात करते हैं। मान लो ये बॉडी थी, ठीक है, ये ओरिजिन था कहीं पर, और कोई एक पॉइंट था जो कि r दूरी पर था और इस तरह से इसकी वेलोसिटी थी ये, ठीक है, ये v परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये v परपेंडिकुलर है। अच्छा, ओके। एक बात हम जानते हैं कि जब भी मान लो ये बॉडी रोटेट कर रही है ओमेगा से, क्या कर रही है? ओमेगा से रोटेट कर रही है। अगर ओमेगा से रोटेट कर रही है तो ओमेगा क्या लिख सकते हैं? क्या हम ओमेगा को लिख सकते हैं आर इंटू वी परपेंडिकुलर? वी इज इक्वल टू क्या हो, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। वी परपेंडिकुलर क्या लिख सकते हैं? वी परपेंडिकुलर को लिख सकते हैं आर इंटू ओमेगा। वी परपेंडिकुलर क्या लिख सकते हैं? आर इंटू ओमेगा। इस पर्टिकुलर बॉडी के लिए मैंने बताया था कि किसी भी दो पॉइंट के लिए कहीं पर भी आप बैठ कर देखो तो एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो पूरी बॉडी के लिए सेम होती है। ठीक है, आप कहीं से बैठ कर देखो ओमेगा सेम आएगा, और किसी एक पर्टिकुलर आर के लिए वी परपेंडिकुलर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर वी परपेंडिकुलर को इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर रखो उठा के, यहाँ पर अगर आप उठा कर रखोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर उठा के रखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, यही किसी कोई दूसरा पॉइंट होगा, यही कोई दूसरा पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट होगा, तो ये पहले वाला पॉइंट हमने R1 मान लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा V1 परपेंडिकुलर, ठीक है, दूसरा V2 परपेंडिकुलर, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन ओमेगा तो सेम रहेगा, तो क्या आ जाएगा? MR1 पहले वाले के लिए R1, ठीक है, इंटू V परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा? R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। सिमिलरली दूसरा टर्म क्या आ जाएगा? प्लस MR2 स्क्वायर, या उस छोटे से पॉइंट को हम M1 मान ले रहे हैं, ठीक है, तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस M3
r3 स्क्वायर ओमेगा प्लस सो ऑन। ठीक है, क्या ओमेगा पूरी से कॉमन है? ओमेगा पूरी से कॉमन है, क्या बचेगा अंदर? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन। बाहर क्या है? ओमेगा। ध्यान से देखो तो ये आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक पॉइंट का, ये दूसरे पॉइंट का, उस तरह से आप पूरे को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी बन गया हमारे पास आई ओमेगा। एक एंगुलर मोमेंटम का ये भी फॉर्मूला होता है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। पहला क्या बताया था मैंने? एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। दूसरा मैंने क्या बता दिया? एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए, अगर हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, ओमेगा पता हो, हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, एल पता हो, ओमेगा निकाल सकते हैं। मतलब ये फॉर्मूला भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या बातें क्लियर है यहाँ तक? पक्का? अच्छा, ओके। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहीं से हम कुछ और भी रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। क्या रिजल्ट्स निकाल सकते हैं? देखो ध्यान से। मान लो अगर ये बॉडी ओमेगा से रोटेट कर रही है, ये बॉडी ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो इसकी अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं हम? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब भी हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो पूरे सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो इंडिविजुअल सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे। क्या हो जाएगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, है ना? सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबको ऐड करो, टोटल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। अच्छा, हम लेकिन चाह रहे हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला हो जिससे कि हम एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी निकाल सकें। चलो करते हैं, देखें क्या आ जाएगा। v की जगह क्या रख सकते हैं? r इंटू ओमेगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? हाफ m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है? हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन। बाहर ओमेगा स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? ध्यान देखो, 1/2 भी कॉमन था, 1/2 भी कॉमन था, 1/2 भी हमने बाहर निकाला। फिर से क्या बन गया? हाफ, ये क्या है? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर। अर्थात काइनेटिक एनर्जी को यहां लिखे दे रहा हूं मैं। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी विच इज रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई। उस बॉडी के लिए हम काइनेटिक एनर्जी इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो रोटेटिंग बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? आई ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई रोटेटिंग बॉडी के लिए? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, ओके, चलो ये बात समझ आती है अपने को। दूसरी बात, हम लोगों ने जब ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा था, जब ट्रांसलेशनल मोशन में एक काम करते थे हम लोग कि जब भी ट्रांसलेशन मोशन में हम लोग फोर्स की इक्वेशन लिखते थे, तो फोर्स की इक्वेशन क्या आती थी हमारे पास? F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। लेकिन उसका बेसिक फॉर्म क्या था? F इज इक्वल टू एम ए का जो बेसिक फॉर्म था वो क्या था? F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। यानी चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम था, वो हमारा क्या था? फोर्स था। सिमिलरली यहां पे क्या बनेगा? फोर्स की जगह यहां पे क्या आता है? टॉर्क। फोर्स की जगह क्या आता है? टॉर्क, है ना? और मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, तो डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी। जैसे वहां पर बनता था डीपी बाई डी टी, वही सेम रूल यहां पर होता है। टॉर्क इज इक्वल टू चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वहां पे फोर्स जो था वो चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम था, ठीक, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था। और ये एंगुलर मोमेंटम जो है, सॉरी, रोटेशन के केस में जो टॉर्क होता है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बात क्लियर है? वहां पे इक्विलिब्रियम के केस में क्या हो रहा था? फोर्स को जीरो कर देते, मतलब नेट फोर्स अगर जीरो है, नेट फोर्स अगर जीरो है तो वहां पर मोमेंटम कंजर्व होता था, मोमेंटम कंजर्व होता था। लेकिन यहां पर टॉर्क अगर जीरो होगा, इफ टॉर्क इज जीरो, इफ टॉर्क इज जीरो, इफ टॉर्क इज जीरो, इफ टॉर्क इज जीरो, देन डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। या यहां से क्या निकल के आता है? एल इज कॉन्स्टेंट, एल इज कॉन्स्टेंट। यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बोलते हैं इसको। कि अगर अभी हमने, मतलब हम मान लो क्या हुआ, एक बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, उस पर कोई भी मैंने एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया हुआ है, तो वास्तविकता में क्या होता है कि वहां पर जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। इसको किस तरह से विजुअलाइज करते हैं, जरा इसको समझते हैं। देखो ध्यान से, मेरे पास फिलहाल अभी कोई इस तरह का इक्विपमेंट नहीं है जहां से मैं समझा सकूं, लेकिन फिर भी आप समझने का प्रयास करो।
मान लो यहाँ पर एक इस तरह से होता है कि एक कुछ रोटेटिंग फ्रेम होता, ठीक है ना, आपने कई जगह पर देखा भी होगा इस तरह से रोटेटिंग फ्रेम होता और मैं उस पर खड़ा हो जाता, ठीक है। तो वास्तविकता में होता क्या है कि अगर सोचो मैं इस तरह से खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, इस तरह से खड़ा हुआ हूँ, आपने मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा कुछ I1, ठीक है। मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। देखो ध्यान से, मान लो मैं इस तरह से खड़ा हुआ हूँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल हाथ मेरे इस तरह से चिपके हुए बॉडी में, और हमने इस पोजीशन में मैं खुद को एक रोटेटिंग फ्रेम पे खड़ा कर देता हूँ और मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर है I। जब मैं रोटेट कर रहा हूँ तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, ठीक है, या I1 मान लो, ओके, रोटेटिंग फ्रेम है ये, ठीक है। अच्छा ओके, ये अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो मेरा टोटल जो एंगुलर मोमेंटम आएगा L1 दैट इज इक्वल टू I1 इंटू ओमेगा। ओके ओके, मैंने क्या किया, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया, मैंने कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया, और मैंने क्या किया, उसी फ्रेम पे खड़े खड़े अपने जो दोनों हाथ है वो सीधे कर दिए इस तरह से। अगर मैंने दोनों हाथ सीधे कर दिए सेम फ्रेम पर, ठीक है, इस तरह से कर दिए, मान लो यहाँ, अब इस केस में मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I2, चूंकि ये अभी भी ओमेगा से रोटेट कर रही है तो यहाँ पे मान लो एंगुलर मोमेंटम L2 हो गया I2 ओमेगा, ठीक है। इसको मान लो ओमेगा 1, इसको मान लो ओमेगा 2, ठीक है। तो ये ओमेगा 1 और ये आपका ओमेगा 2। अच्छा ओके, मैंने यहाँ पे अलग अलग क्यों लिखा, आप बोल सोचोगे कि यार डिस्क तो दूसरी सेम ही थी, वो तो रोटेट ओमेगा से ही कर रही थी, आपने ही खुद में ही चेंज किया, तो यहाँ पे ओमेगा क्यों चेंज कर दिया। बात को समझना है गौर से, सुनो मेरी बात। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किस तरह से लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किस तरह से डिफाइन करते हैं, I is equal to mr square। दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कितना मास r दूरी पर है उसको हम लिखते हैं और r का स्क्वायर करते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आता है। जब इस केस में मैं खड़ा हुआ हूं तो इस केस में मेरे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी लेस देन दैट दिस। समझ आ रहा है, मतलब अभी जो मेरा इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मान लो अगर वो I1 है और इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, तो एक बात तो हमें समझ आती है कॉमन सेंस से कि I2 इज ग्रेटर देन I1। क्यों, क्योंकि अब जो ये मेरा हाथों का जो मास है वो दूर चला गया है, और मास अगर दूर गया है, R की वैल्यू बढ़ी है, कुछ मास की R की वैल्यू बढ़ी है, इसका मतलब क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया चूंकि हमने कोई भी एक्सटर्नल यहाँ पे फोर्स नहीं लगाया, इसका मतलब क्या है, L जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और L अगर कांस्टेंट होगा इसका मतलब क्या है, L1 बराबर L2। अब चूंकि यहां पर I1 जो है वो छोटा है, I2 जो है वो बड़ा है। अच्छा इसे लिखो, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है। ये बढ़ गया है, ये कम था, इसका मतलब क्या है, अगर दोनों क्वांटिटीज को हमें बैलेंस कराना है तो इसको हमें घटाना पड़ेगा। इसको आप भूल जाओ इसे, कि मान लो ये I1 था, ठीक है, ये ओमेगा 1 था, अगर ये क्वांटिटी बढ़ी है तो ओमेगा 2 को हमें घटाना पड़ेगा। यानी अगर आप इस केस में घूम रहे थे ऐसे, ठीक है, घूम रहे हो, तो जैसे ही आप अपने हाथ फैलाओगे तुरंत आप धीमे हो जाते हो। आप ये करके देख सकते हो, आप किसी रोटेटिंग कुर्सी पर बैठ जाओ या कोई भी रोटेटिंग फ्रेम पर खड़े हो जाओ, इस तरह से समझ लो ना, ठीक है, बनेगा नहीं अभी यहाँ पर, वरना मैं करके दिखा देता, ठीक है। तो आप जैसे अपने हाथ फैलाओगे तुरंत आपकी जो स्पीड है, आपने देखा भी होगा बहुत जगह पे कि आपकी स्पीड तुरंत धीमी हो जाती है, और जैसे ही आप इसको पास में करते हो आपकी स्पीड तेज हो जाती है। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या ये बातें यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है, बात समझ आ रही है। अपने आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी शुरू होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स में भी आपने देखा होगा कि वो जो जिम्नास्ट होते हैं वो देखा होगा कि इस तरह से पहले भागते हुए जाते हैं, एक बड़ा सा ऊपर वो लगा होता है, उनकी एक पोल टाइप, मतलब पोल नहीं सॉरी, एक स्टिक टाइप में लगी होती है, और उसको उन्हें क्रॉस करना होता है उछल के, ठीक है। वो एक कुशन पे खड़े होते हैं और वहां से उछलते हैं और फिर वो रोटेट करके इस तरह से निकल जाते हैं। तो आपने देखा होगा जब उनको डाइव लगाना होता है तो शुरुआत में उनकी पोजीशन इस तरह की होती है, इस तरह से वो उछलते हैं, ठीक है, और जैसे ही वो पीक पे पहुंचने वाले होते हैं तुरंत वो अपने घुटनों को इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह से फोल्ड करते हुए देखा होगा आपने, और जैसे ही फोल्ड करते हैं तुरंत उनकी स्पीड तेज हो जाती है।
फिर वो उधर से निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही वो अपने घुटनों को फोल्ड करके इस तरह से अपने बॉडी को संकुचित या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वास्तविकता में वो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे ही कम करते हैं तो वहाँ पे उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो बढ़ जाती है, और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने से क्या होता है, वो तेजी से वहां से निकल जाते हैं। ये फिजिक्स के ही जो एप्लीकेशंस हैं, बहुत बेहतरीन एप्लीकेशंस होते हैं, जिसकी जैसे ही उन्होंने अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट किया, तुरंत मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कम हुआ, और जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तुरंत उनकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ी और वो इजीली वहां से निकल जाते हैं। समझ आ रहा है? ये देखा होगा आप लोगों ने, जिम्नास्ट जो होते हैं इस तरह से करते हैं। देखा नहीं देखा है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, देखा नहीं देखा है? ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा फील आ रहा है एंगुलर मोमेंटम का? तो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी किस तरह से निकालते हैं, ये बेसिक बेसिक सी चीज होती है। इसी में सवाल बन सकते हैं। सवाल किस किस तरह से बन सकते हैं, अब उस पर थोड़ी थोड़ी सी बातें करते हैं। ठीक है, पहले इसको उतारो। तो अब एक आध छोटे छोटे से सवाल करते हैं जिनसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, आपका भी मेरा भी। मेरा क्या ही है, ठीक है, आपको बूस्टअप कराने की जरूरत है। तो मान लो कुछ इस तरह से दिया हुआ है आपको कि एक ये रॉड है, ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है, या वर्टिकल, हाँ ठीक है, वर्टिकल प्लेन में है मान लो, और इसका जो मास है दैट इज m, और इसकी लेंथ जो है दैट इज l। ठीक है, इसको छोड़ दिया जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये इस तरह से समझो। ठीक है, और इसको ऐसे छोड़ दिया जाता है तो नीचे भागेगी, यहाँ से हिंज है, ठीक है, यहाँ पे हिंज्ड है, मतलब यहाँ पे बंधी हुई है, और जैसे छोड़ेंगे तुरंत ही नीचे की तरफ भागेगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगी, और आपसे बोला गया कि बताओ जैसे ये इस पोजीशन में आएगी, जैसे ये इस पोजीशन में आएगी, तो बताओ इस पोजीशन पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन का खेल है। क्या खेल है? सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन का। जैसे हम लोग वहां पे एक ऑब्जेक्ट को छोड़ते थे, कहाँ पे, ट्रांसलेशनल मोशन में एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा, बताओ यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे रॉड को, रोटेटिंग रॉड है, मतलब एक तरह से उसको छोड़ दिया जाता है, बताओ उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा मतलब है एनर्जी कंजर्वेशन ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आ जाती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वहां पे थी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखो अब करने का तरीका क्या है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल जी क्या है। ठीक है, पोटेंशियल जी के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। बात समझ आ रही है? रेफरेंस पॉइंट लेंगे और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम पोटेंशियल जी लिखेंगे, फिर उसको हम क्या कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करा देंगे। ओके, यानी हम जानते हैं एनर्जी कंजर्व होगी, यानी के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। इस पोजीशन में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 प्लस पोटेंशियल जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिपेंड करता है कि हम रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर लेंगे हम, देखो ध्यान से। जनरली आप इसके मिड पॉइंट पे ले लो, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है जनरली। तो आप अगर यहाँ पे ले लोगे इस तरह से रेफरेंस पॉइंट, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, l/2। डिस्टेंस क्या होगी, l/2। तो पोटेंशियल जी कैसे लिखेंगे इस रॉड की, m इसका मास g l/2, mg/2, ये होगा इसकी पोटेंशियल जी। ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन में आ जाएगा, तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो दिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²/12, ml²/12 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। सॉरी, फाइनल पोटेंशियल जी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, कुछ कट रहा है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, एक l से एक l कैंसिल हो गया। ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ गई यहाँ पे 12g/l। कुछ और बचा क्या, अंडर रूट के अंदर। यही आंसर है। क्या करना था इसमें, कुछ नहीं करना था। समझ आया, उतारो। सॉरी, यहाँ पे मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ml²/12 लिख दिया, ml²/3 होता है ना, ये आपको भी याद रखना पड़ेगा, ml²/3 है ना। इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ml²/3 और इस एक्सिस के अबाउट ml²/12। ठीक है, ये चीजें बेसिक बेसिक सी याद रखनी होती है। अब यहाँ पे मैं और क्या कर सकता था, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए मैं बोल सकता था कि बताओ रॉड अगर अभी इस पोजीशन पर है, ठीक है, यहाँ से कुछ 37 डिग्री पर, ठीक है, यहां से इसको रिलीज किया गया, मतलब पहले से ही तिरछी थी और इसको यहां से छोड़ा गया। बताओ कि जब ये 57 डिग्री पर आ जाएगी, जब ये 57 डिग्री पर आ जाएगी, ये बड़ा वाला एंगल 57 डिग्री है, या 53 डिग्री है, 53 डिग्री है, तो बताओ जब ये 53 डिग्री पर आ जाएगी तो बताओ इसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। अब करना क्या है, फिर से हमें आप एक रेफरेंस पॉइंट लेना है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल जी, फिर से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल जी, क्या कर सकते हो। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे लेना है, वही l/2 डिस्टेंस नीचे,
L/2 डिस्टेंस आप नीचे लोगे तो अब आप देखो कि कहाँ पर इनका मूवमेंट, सॉरी कहाँ पर इनके लिए जो पोटेंशियल जी इसकी क्या होगी, क्योंकि अब फाइनल पोटेंशियल जी जीरो नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बेस में नहीं आया है, ये आपका कुछ ऊपर है, कुछ तिरछा है, और कुछ तिरछा यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कुछ ऊपर होगा, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस से ऊपर है। बात समझ आ रही है? कितना ऊपर है ये आपको देखना है। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन? इसको खुद से करके देखो कि जब 37 से छोड़ते हैं 53 पर आता है तो बताओ इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे चक्का भी घुमा सकते हो, यहाँ पे रॉड की जगह कुछ और भी चीजें घुमा सकते हो, आपसे ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? बात समझ आई है? चलो, अब रोटेशन में हम लोग पुली ब्लॉक सिस्टम्स की तरफ बढ़ते हैं। मतलब अभी हम लोगों ने ट्रांसलेशन मोशन में याद करो पुली ब्लॉक सिस्टम पढ़ा था, वहाँ पर करते क्या थे, कुछ केसेस मानते थे, आइडियल जो केसेस थे उनको मानते थे, और उनके बेसिस पे उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटा देंगे। क्या चीज़? पुली ब्लॉक सिस्टम। बताता हूँ अभी क्या रिस्ट्रिक्शंस हटाते हैं। पुली ब्लॉक सिस्टम, वहां पर जो हम लोग पुली लेते थे दैट वाज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, दो कंडीशन मानते थे। यहां पर पुली की जो कंडीशन है वो हम लोग हटा देंगे। अभी भी स्ट्रिंग की कंडीशंस जो है उसको नहीं हटाएंगे। स्ट्रिंग की कंडीशन वहां पर भी मासलेस थी, यहां पर भी मासलेस ही मानेंगे। ठीक है, ओके, ये पुली है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक है, ये हमारा आइडियल पुली ब्लॉक सिस्टम। ठीक, रस्सी को कुछ हम मोटा दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझ आए। ठीक है, कंडीशन क्या है? पुली की कंडीशन क्या है? अब पुली के पास मास है, पुली के पास मास है और फ्रिक्शन भी है। क्या चीज? फ्रिक्शन भी है। अच्छा, ओके, मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, कंडीशंस ये आपको दी हुई है। ठीक है, और पुली जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको जनरली दिया जाएगा I। ठीक है, नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया गया तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? दूसरा भाई, पुली के लिए आपको या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होगा, ठीक है, या आपको मास एंड रेडियस दी हुई होगी। पुली आपकी सिंपल सी एक डिस्क होती है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सिंपली निकाल लेंगे mr² / 2। ठीक है, इसकी रेडियस आपको दी हुई होगी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया होगा। ठीक है, तो मतलब पुली के बारे में आपको जानकारी दी हुई होगी जिससे कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ओके, मतलब हमें ये पता है, मासेस पता है। ठीक है, मान लो m2 इज ग्रेटर देन m1, इस केस में m2 इज ग्रेटर देन m1। ठीक है, तो एक काम यहाँ पे क्या होगा, m2 नीचे की तरफ जाएगा और m1 ऊपर की तरफ। चूंकि जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस है, सॉरी, चूंकि अब जो पुली है वो फ्रिक्शन वाली है, फ्रिक्शनलेस नहीं। अब फ्रिक्शन होगा यहाँ पर, और फ्रिक्शन होगा तो अब आइडियली जैसे आप देखते हो कुएं से पानी खींचते हुए, कभी गए होगे अगर, देखा होगा कि कुएं से जब हम लोग पानी खींचते हैं तो वहां पर पुली भी घूमती है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े थे ट्रांसलेशन मोशन में, वहां पर पुली नहीं घूम रही थी, यहाँ पे स्लाइड कर रही थी रस्सी। लेकिन अब जो चूंकि फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस हो गया तो फ्रिक्शन की वजह से पुली भी घूमेगी, और पुली भी अगर घूमेगी तो मान लो कुछ एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से ये घूम रही है, कुछ एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से घूम रही है। एंगुलर एक्सीलरेशन क्यों माना, कांस्टेंट क्यों नहीं माना? क्योंकि यहां पर भी तो एक्सीलरेशन होगा। तो मान लो इसका नीचे की तरफ एक्सीलरेशन a है, इसका ऊपर की तरफ a है। ठीक है, सेम रस्सी, एंगुलर सॉरी एक्सीलरेशन ने मान लिया a। ओके, ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि जैसे वहां पे हम लोगों ने 4 इक्वेशंस बनाते थे, 4 वेरिएबल होते थे, 4 इक्वेशन बनाते थे, हम सीधे सीधे लिख देते थे। यहाँ पर भी कुछ इस तरह से करेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ इस पे क्या लग रहा होगा, m1g, इस पे क्या लग रहा होगा, m2g। ठीक है, ऊपर की तरफ मान लो टेंशन T1 है, इसकी टेंशन T2 है। ठीक, इस पोर्शन की थोड़ी सी बात करते हैं। किस पोर्शन की? इस पोर्शन की। यहां पे रस्सी इस तरह से है, इस पे रस्सी इस तरह से लगी हुई है। ठीक है, और रस्सी चूंकि इस तरह से मूव कर रही है, हर इसका पॉइंट जो है इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, रस्सी इस तरह से मूव कर रही है, मतलब पुली भी इस तरह से मूव कर रही है। अच्छा, चूंकि रस्सी का मोशन इस तरफ है तो फ्रिक्शन क्या कोशिश करता है कि दोनों जो प्रेमी है वो साथ में रहे। इसका मतलब ये है फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा, यानी अंदर जो पुली है उस पर फ्रिक्शन कैसे लग रहा होगा, इस तरह से। ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन है, और ये पुली की, सॉरी वो रस्सी की डायरेक्शन, रस्सी पे जो मूव करने की डायरेक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन इस तरह से लग रहा होगा। ओके, तो
तो यहाँ पे भाई टेंशन कितनी हमने मानी, T2, और यहाँ पे टेंशन कितनी मानी हमने, T1, ठीक है। तो जरा इसको आप एक्सपेंड करो इस तरह से, इस तरह से है, यहाँ पे टेंशन कितनी लग रही है, T2, यहाँ पे कितना लग रहा है, T1, ठीक है, और फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है F। यहाँ पे फोर्स इक्वेशन लगाओ, क्या बनेगी, इसका मास अगर मान लो ms है, चूंकि ms 0 है, ठीक है, तो क्या करेंगे, T2 माइनस T1 माइनस F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन a है इसका, ठीक है। अब चूंकि मास 0 है तो ये पूरा क्वांटिटी कितनी होगी, 0, यानी यहां से क्या आ गया, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू फ्रिक्शन। ये एक इक्वेशन आपको याद रखनी है, मासलेस सॉरी मासलेस स्ट्रिंग है, वहां पे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू फ्रिक्शन, ये चीज आपको याद रखनी। ओके, अब क्या और क्या करना है इसमें, और क्या करना है, देखो ध्यान से। अब हम यहाँ पे इक्वेशंस बनाना शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से शुरू करेंगे, मैं इस चीज को साफ कर देता हूं, ठीक है। मैं इधर साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि इक्वेशंस लिखने की जगह बनी रहे। ओके, समझना ध्यान से। देखो यहाँ पे इक्वेशन रखो, फर्स्ट वाले ब्लॉक पे, फर्स्ट वाले ब्लॉक पे इक्वेशन क्या बनेगी, m1g माइनस T1, क्या बनेगा, m1g माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको मान लो 2, ठीक है। चलो इस वाले ब्लॉक पे लगाओ, क्या आ जाएगा, मैंने उल्टा लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, सॉरी ऊपर जा रहा था तो उल्टा लिख दिया मैंने, T1 माइनस m1g, क्या चीज, T1 माइनस m1g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। इस वाले पे लगाओ m2g, क्या चीज, m2g माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, इक्वेशन नंबर 3। ओके ओके, एक इक्वेशन ये भी बन गई। चलो एक इक्वेशन ये हमको पता है, ठीक है। अच्छा वेरिएबल कितने, जरा वेरिएबल एक बार नोट कर लेते हैं। वेरिएबल क्या क्या है, क्या एक्सीलरेशन वेरिएबल है, ओके, T1 वेरिएबल है, टेंशन पूछ सकता है, T2 पूछ सकता है, ठीक है, अल्फा पूछ सकता है आपसे, और क्या पूछ सकता है आपसे, फ्रिक्शन पूछ सकता है। 5 वेरिएबल है। इक्वेशन कितनी बनी है, 3, मतलब अभी भी 2 इक्वेशंस और बनेंगी यहाँ पर। 2 इक्वेशंस कौन सी बनेगी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो अगर ये अल्फा से घूम रहा है, इसका एक्सीलरेशन वास्तविकता मान लो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट का एक्सीलरेशन कितना है नीचे की तरफ, a, ठीक है। तो हम एक बात जानते हैं कि टेंजेंशियल, अब चूंकि भाई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ही तो है, कोई इधर उधर का एक्सीलरेशन तो है नहीं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, तो हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू आर अल्फा। एक इक्वेशन ये बनेगी यहाँ पर, एक्सीलरेशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू आर अल्फा, आर अगर इसकी रेडियस है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। एक इक्वेशन अभी और बनेगी, एक इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी टॉर्क की इक्वेशन। इस पे जो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा, टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा। और टॉर्क को हम लिखते किस तरह से, टॉर्क को हम किस तरह से लिखते हैं, फोर्स इंटू रेडियल डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स क्या है, इस पे फोर्स क्या लग रहा है, देखो ध्यान से, इस पुली पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज देखो यहां पे लग रहा है, समझो यहां पे लग रहा है T2, ठीक है, यहां पे लग रहा है T1, यानी नेट फोर्स क्या लग रहा है यहां पर। इसके लिए टॉर्क क्या होगा, देखो आप यहां पर बैठ के देखोगे तो क्या आ जाएगा, T2R अंदर की तरफ, यहां पे आ जाओ T1R बाहर की तरफ, यानी घटेगा, क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1R। ये नेट टॉर्क लग रहा है, ये क्या लग रहा है, नेट टॉर्क लग रहा है। अच्छा ओके 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 ओके, ये आ रहा है नेट टॉर्क, और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। इक्वेशन नंबर 5। क्या हमारे पास 5 इक्वेशन है, क्या हमारे पास 5 वेरिएबल है, क्या सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व करना किसका काम है आपका। अब आपको डेटा दिया होगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको डेटा दिया होगा, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। देखो इन क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत होते हैं, आपको सारी चीजें एक ही सवाल में मिल रही कि हम लोग कैसे फोर्स इक्वेशन लगाएंगे, किस तरह से हम लोग टॉर्क की इक्वेशन लगाएंगे, किस तरह से हम लोग फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, क्या डायरेक्शंस क्या होंगी दोनों की, ठीक है। क्या ये बातें समझ आ रही हैं, क्या फील आ रही थोड़ी थोड़ी। यहाँ पे आप ये भी चेंज कर सकते हो, T2 माइनस T1 की जगह फ्रिक्शन भी रख सकते हो, ठीक है। तो 5 इक्वेशन हमारे पास बन जाती है, और इन तरह की इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करके इन पांचों वेरिएबल्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्या बात है, क्लियर है। क्या आप एक सवाल दिया जाए कर सकते हो, प्रयास करोगे। बिल्कुल सेम तो नहीं, थोड़ा सा अलग देता हूं, ठीक है। पहले इसको उतारो बढ़िया तरीके से उतारना है,
एक चीज यहाँ पर करेक्ट कर लेना है, एक चीज करेक्ट क्या कर लेना है, मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी में एक इक्वेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी करी है, हालांकि गड़बड़ी नहीं है, आप देखोगे तो फाइनल वो करेक्ट हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी लिखते वक्त कॉन्सेप्चुअल गड़बड़ी है, मैथमेटिकल गड़बड़ी नहीं, मैथमेटिकली करेक्ट लिखा है। कॉन्सेप्चुअल गड़बड़ी क्या लिखी है कि जब मैंने टॉर्क की इक्वेशन लिखी है, जब मैंने समझना यहाँ से मुझे मतलब क्यों मैंने ये चीज समझाई, मैं बहुत ध्यान समझना क्यों मैंने समझाने की कोशिश करी है। जब मैंने ये इक्वेशन लिखी हुई है तो यहाँ पर मैंने लिखा कि T1 T2 नीचे की तरफ लग रहा है, T1 ऊपर की तरफ लग रहा है, पुली घूम रही है, लेकिन वास्तविकता में क्या T1 T2 पुली पर लग रहे हैं? नहीं, पुली पर क्या लग रहा है, पुली पर केवल फ्रिक्शन लग रहा है। तो जब आप यहाँ पर टॉर्क की इक्वेशन लिखोगे तो पुली पे अगर केवल पुली देखो, अगर क्या करो केवल पुली देखो तो पुली पे केवल फ्रिक्शन लग रहा है, केवल फ्रिक्शन घुमा रहा है इसको, तो पुली पे जो टॉर्क की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, फ्रिक्शन इंटू आर, क्या बनेगी, फ्रिक्शन इंटू आर। लेकिन आप f की जगह पर T2 माइनस T1 रख दोगे, जब आप f की जगह पर T2 माइनस T1 रख दोगे तो T2 माइनस T1 बाहर R इज इक्वल टू आई अल्फा, बात वही हो जाएगी। लेकिन मैंने इसको क्यों करेक्ट करा के बताया, क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम लोग इक्वेशन लिख किस पे रहे हैं, हम लोग पुली पे इक्वेशन लिख रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर f इंटू आर आएगा, ना कि T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 मैथमेटिकली आ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली यहाँ पर क्या आ रहा है, एफ आर। क्या बातें क्लियर है? अब इसको उतारो, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है, खुद से थोड़ा सा प्रयास करना, कुछ इस तरह से मान लो, ठीक है, ये पुली लगी हुई है और ये ब्लॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये एंगल मान लो 37 डिग्री है, ये एंगल मान लो 53 डिग्री है, ठीक है, ये ब्लॉक मान लो 4 kg और ये मान लो 20 kg है, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू मान लो 0.1 है, ठीक है, फ्रिक्शन है, ओके, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, अच्छा भाई, ओके भाई, यहाँ पे ठीक है, ये पुली वाला नहीं दिया है, ये यहाँ सरफेस का फ्रिक्शन है, ठीक है। अच्छा, वैसे नहीं भी देता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चलो ले लो, अच्छा ज़्यादा, ठीक है। आपसे पूछा गया और यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया आई इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इसकी रेडियस जो है, रेडियस इज इक्वल टू 0.2 मीटर, रेडियस 0.2 मीटर है, ठीक है। अब आपसे बोला गया, और कुछ छूटा है देख लो, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बताया ना हो, सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे बोला गया फाइनल वही चीजें, ठीक है, क्या, ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन, ठीक है, उसके बाद आपका T1 T2, ठीक है, और फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग, ठीक है, और एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द पुली, ये पांचों चीजें आपको बतानी है। इक्वेशन कौन से बनते हैं, वही फिर से 5, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, मैं करूँ क्या इसको थोड़ा सा एक तरफ में थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ नीचे क्या लग रहा होगा 20, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 20 cos 53 की वैल्यू 3/5, इधर क्या आ जाएगा 20 sin 53 यानी 4/5, ठीक है। पीछे क्या लग रहा होगा, मान लो T1, ठीक है, फ्रिक्शन भी पीछे लग रहा है, अब चूंकि इधर की तरफ भागने का प्रयास मान लो कर रहा है, मान लो इधर की तरफ एक्सीलरेशन ए है तो इसका ऊपर की तरफ ए होगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन का लग रहा होगा पीछे की तरफ, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, समझ रहे ना क्या क्या करना है इसमें, सवाल अच्छा है, करो इसको, ठीक है। 5 एकम 5, 5 चाको 20, ठीक है, यह जगह 5 चाको 20, 4 3 12, ये बन गया 12, ये बन गया 16, ठीक है। तो फ्रिक्शन यहाँ पर कितना जाएगा F1, ठीक है, F1 कितना जाएगा म्यू यानी 0.1 इंटू नॉर्मल कितना 12, ठीक है, यानी 1.2, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो क्या बनेगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है 1.2, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है 16, पीछे की तरफ टेंशन लग रही है T1, ठीक है, एक्सीलरेशन A, मास 20, ठीक है। इक्वेशन क्या बन जाएगी 16 माइनस 1.2 माइनस T1 इज इक्वल टू 20A, एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। सिमिलरली आप इस पे इक्वेशन बनाओगे, क्या करोगे, इस पे इक्वेशन बनाओगे, नीचे की तरफ ये करोगे या कंपोनेंट तोड़ोगे, ये सेम इक्वेशन बनेगी, ठीक है। फिर फ्रिक्शन की इक्वेशन बना लो, फ्रिक्शन की इक्वेशन यहाँ पे T1 है, इधर T1 लग रहा है, इधर T2 लग रहा है, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू फ्रिक्शन, ठीक है, वो एक इक्वेशन बनेगी। फिर आपका एंगुलर एक्सीलरेशन की यानी A इज इक्वल टू अल्फा आर, सॉरी A इज इक्वल टू आर अल्फा वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है। फिर आपकी टॉर्क की पांचवी इक्वेशन, 5 इक्वेशंस आपकी बन जाएंगी, सॉल्व करोगे, आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे।
कोई डाउट? मैंने एक क्वेश्चन ऐसा लिखी ताकि समझ आए करना क्या है वास्तविकता में। तुम लोग तो कहो मुंह ताकते रह जाओ एक दूसरे का, देख रहे हो क्या करना है, मुंह बाएं आधे घंटे तक, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सवाल को ट्राई करोगे और जो जो भी आंसर आएगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो भी बता दो कि नहीं हो रहा है, मैं अगली क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। ऐसा नहीं कि नहीं कराएंगे छोड़ दिया आप पर, नहीं आता है नीचे बताना, अगली क्लास में सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। चला जाए, बात समझ आ गई है? चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब आगे की जो बातें हैं अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।